लॉकडाउन का एक ही तो सहारा था, पबजी। वो सहारा भी छीन लिया गया हमसे क्या? अब तो लॉकडाउन नहीं है, पबजी खेलने का टाइम ही नहीं है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है ना, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है घर पे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड मतलब दोनों नहीं, पानी नहीं, यही बोलने वाले थे। फ्लूइड मतलब इसमें जो स्टेट्स ऑफ मैटर होगा ये दोनों टाइप ऑफ होगा। आपका गैस भी होगा और इसके अंदर लिक्विड भी होगा, बस इसके अंदर सॉलिड नहीं आएगा। फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, है ना। ये अपन नहीं लिखेंगे। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। उसके बाद इसके अंदर लिक्विड भी आएगा, गैस भी आएगा। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है ना। आप जिस भी कंटेनर में डालोगे जो उसका शेप होगा वही, जो कंटेनर का शेप होगा वही वो भी अपने शेप को ले लेगा। जैसे कि वो पानी की बोतल है तो जैसा पानी की बोतल का शेप है वैसा ही शेप आ गया। तो लिख लीजिए इसको। लिखिए नंबर 1 पॉइंट, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। एटलीस्ट लिखना तो चाहिए ना। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। Anything which can flow is called fluid. Next line, its shear modulus of elasticity is कितना होगा? Its shear modulus of elasticity is 0. Its shear modulus of elasticity is 0. इसका मतलब क्या है कि ये shear स्ट्रेस को कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाएगा। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो ना तो फ्लूइड क्या करेगा? ये जो सरफेस है ये इजीली क्या करने लगेगा? फ्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा? फ्लो करने लगेगा। तो लिखो, क्या लिखें? इट्स shear modulus of elasticity is 0. As a result, it has a, अरे यार, as a result it has a very small shear stress. ब्रैकेट में no resistance is provided against the shear stress. No resistance is provided against the shear stress. ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट थे जो आपको नहीं पता था। इसका शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? 0 होता है। और इसके अंदर जो शेयर स्ट्रेस लगता है वो बहुत बहुत क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब अगर थोड़ा सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो लिक्विड क्या करती है? सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग जाती है। नेक्स्ट लिखिए बेटा, प्रेशर। सबसे पहली बात, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स अपॉन में एरिया। कौन बताएगा? यहाँ फोर्स लगा है फिर भी ये स्केलर कैसे है? पूछ, मतलब ऐसे ही नॉर्मल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आएगा नहीं। फोर्स अपॉन में एरिया है फिर भी ये स्केलर कैसे है? क्या ये फोर्स का कोई डायरेक्शन नहीं होगा क्या? हाँ, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। कैसा होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इसके डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता हमें। अगर इसका डायरेक्शन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? ऑलवेज परपेंडिकुलर। हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर। तो प्रेशर बराबर क्या होता है बेटा? F परपेंडिकुलर अपॉन में A। तो जल्दी से लिख लीजिए, प्रेशर F परपेंडिकुलर अपॉन में A। कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? हो गया प्रेशर। फिर जैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़ते थे, याद है? कुछ एग्जाम्पल्स आते थे कि जो नाइफ होता है वो शार्प क्यों होता है? क्योंकि उसका एरिया क्या होता है? कम होता है। उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा। फिर एक और एग्जाम्पल आता था, याद है? कैमल कैन इजीली वॉक ऑन द डिजर्ट बट ह्यूमंस कैन नॉट। क्यों? क्योंकि कैमल का पाँव का एरिया ज़्यादा होता है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा और वो आसानी से धंसेगा नहीं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसके अंदर और कुछ पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखे बेटा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। अब आ गया पढ़ने लायक सवाल, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। हाँ, कौन बोलेगा बेटा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ? डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे बदल जाता है? रो जी एच। वेरी गुड। मान लीजिए बेटा आप यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेते हो, ठीक है ना। इसका मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2 और ये जो हाइट है ये H है और इसका डेंसिटी कितना है लिक्विड का? रो है। तो P2 बराबर कितना होगा बेटा? P2 बराबर होगा P1 प्लस रो जी एच। कोई दिक्कत है क्या? सबको पता है P2 बराबर होगा P1 प्लस रो जी एच। P2 बराबर P1 प्लस रो जी एच। तो वेरिएशन इन प्रेशर कितना आ गया? डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 बराबर आ जाता है रो जी एच। लेकिन ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, जो कि बिल्कुल ही गलत है। प्रेशर रो जी एच नहीं होता, चेंज इन प्रेशर क्या होता है? रो जी एच। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखने वाले हैं, इफ P1 is considered, if P1 is equal to atmosphere, P atmosphere, इसका मतलब अगर आप को ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, अगर 1 वाले पॉइंट को आप बाहर ले जाओ तो ये जो प्रेशर होगा किसके बराबर हो जाएगा? बाहर का प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब P2 बराबर कितना होगा? अब P2 बराबर होगा P1 प्लस रो जी एच। अगर आप इसको बाहर के मतलब सरफेस के ऊपर ले जाओ तो P2 बराबर हो जाएगा P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। तो ये हो जाएगा P माइनस P एटमॉस्फेयर बराबर रो जी एच। और इस प्रेशर को अब हम बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। तो अगर ये जो P1 है ना, ये पॉइंट अगर लिक्विड के सरफेस पे आ गया, कहाँ पे आ गया? सरफेस पे आ गया, तो ये P1 किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जो अपन कितना लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 1.03 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पैस्कल। क्वेश्चन करने के लिए वी विल यूज 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर आपका सिर्फ पैस्कल। तो गॉज प्रेशर याद होगा ना क्या होगा? अगर इनिशियल प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर दो तो यही डेल्टा चेंज इन प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? गेज प्रेशर। किसके बराबर हो जाएगा? गेज प्रेशर। जल्दी से लिख लो। तो डेल्टा P बराबर रो जी एच। क्या होगा बेटा? डेल्टा P बराबर रो जी एच, है ना। फ्लूइड की फर्स्ट क्लास है तो बहुत स्लोली लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं आज ही उड़ा देंगे पूरा। स्ट्रीम लाइन फ्लो। संडे है ना आपका टेस्ट? पेपर तो बना ही नहीं अभी तक, टाइम ही नहीं है। कहाँ से बना है? तो सर बना रहे थे और उसको चेक भी तो करना है, कितनी करेक्शन आएगी पता है फिर। हाँ भाई, हो गया ना। लिखो, नेक्स्ट लिखो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अरे इंपॉर्टेंट है रे ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को बताएगा क्या? क्या पता? सेम हाइट पे
सेम प्रेशर होता है, सेम फ्लूइड के लिए या अलग अलग फ्लूइड के लिए? सेम फ्लूइड के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम लिक्विड के लिए सेम हाइट पर प्रेशर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल पर हर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इसके अंदर एक और कंडीशन है, वो लिक्विड को रुकी हुई होनी चाहिए। अगर लिक्विड एक्सीलरेट करेगा तो ये जो फॉर्मूला है ना रो जी एच, ये चेंज हो जाएगा रो ए एक्स में, और अगर लिक्विड घूमेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा रो बाई 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम सब लिखा देंगे, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है ना। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में क्या है? मान ले कि जो लिक्विड है ये रुकी हुई है, ठीक है ना। ये जो लिक्विड है ये हमारी लिक्विड रुकी हुई है, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से हमने कंटेनर रखा है, और एक कंटेनर हमने इस तरीके से रखा है, ठीक है ना। और इसके अंदर सेम टाइप ऑफ लिक्विड है, क्या है? सेम टाइप ऑफ लिक्विड है, और सारी लिक्विड क्या है? ठीक है ना, सारी लिक्विड्स क्या है यहाँ पे? रुकी हुई है। तो इनका जो हाइट आएगा ना, इनका हाइट बिल्कुल क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। और ये जो प्रेशर होगा ना, ये जो प्रेशर होगा ना, ये इस नीचे वाले सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है और ये पतला है, इन सब पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहली पॉइंट तो यहाँ पे होना चाहिए, लिक्विड को रेस्ट में होना चाहिए, लिक्विड शुड बी एट रेस्ट। नेक्स्ट इसके अंदर अपन यूज करेंगे फॉर सेम टाइप ऑफ लिक्विड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है कि एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर एट ईच पॉइंट इज सेम। अपने को ये मदद करेगा YouTube के क्वेश्चंस करने में, ठीक है ना, वो जो ऐसे करके YouTube बना होता है। तो अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लेवल ले लो ना, और अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगाओ A, यहाँ पे पॉइंट लगाओ B, यहाँ पे पॉइंट लगाओ C, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? पॉइंट A बराबर आ जाएगा पॉइंट B, बराबर आ जाएगा पॉइंट C के। पर वहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सेम टाइप ऑफ लिक्विड होनी चाहिए। और ये क्यों आता है पता है बेटा? यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है। ये भी हाइट h है, ये भी हाइट h है, ये भी हाइट h है। अगर आप यहाँ पे प्रेशर A निकालना चाहोगे तो प्रेशर A बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। अगर आप प्रेशर B निकालना चाहोगे वो भी हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। अगर आप C निकालना चाहोगे वो भी हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। इमेजिन करो अगर यहाँ पे दूसरी टाइप की लिक्विड होती तो प्रेशर हो जाता PC बराबर PA प्लस रो डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड इनटू GH। तो उस समय क्या होता? वो हाइट सेम नहीं आती। सही बात है ना। यहाँ पे सेम कारण भी क्योंकि यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर लग रहा है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर लग रहा है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर लग रहा है, ये भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है। तो इन तीनों का प्रेशर सेम इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी भी क्या है? सेम है। इसीलिए PA बराबर PA प्लस रो GH, PB बराबर PA प्लस रो GH, PC बराबर PA प्लस रो GH। ये तीनों क्या है? बिल्कुल सेम है। जल्दी से लिख लो, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूट्यूब। अच्छा वो वाला यूट्यूब नहीं है, ये यूट्यूब है ना। ठीक है ना। हमने यहाँ पे बिल्कुल सेम लेवल में लिक्विड भरी है, तो सेम लेवल में लिक्विड भरी है ना,
तो बॉटम में हर एक के लिए प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे भी प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे भी प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे भी प्रेशर सेम होगा। ये बॉटम वाले एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये हाइट पे डिपेंड करेगा। क्या हो गया रे, जल्दी करना है इसको। चलो अब आने वाला आधा घंटा अपन इन्वेस्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूट्यूब। पहले हम थ्योरी करा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। सब में वॉल्यूम ऑफ वाटर अलग अलग है, लेकिन हाइट सबकी क्या होगी, है सेम होगी, ठीक है ना। अपन ने वाटर डाला है और नीचे बॉटम प्रेशर होगा ना, वो भी सबका क्या होगा, सेम होगा। तो नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हाइट। सेम लेवल पे क्या होता है, एक टाइप के लिक्विड के लिए सेम लेवल पे जो प्रेशर होता है क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना। अब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, इस टाइप से एक ट्यूब बनी होती है, ठीक है ना। ये इस टाइप की ट्यूब है और ये दोनों तरफ से खुली होती है, दोनों तरफ से खुली है, मतलब यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक टाइप का लिक्विड डाला था, फिर नेक्स्ट हम यहाँ से एक डिफरेंट टाइप का लिक्विड डाल रहे हैं। तो ये पाया जाता है कि इनके हाइट में थोड़ा सा क्या आता है, डिफरेंस आता है, सही बात है ना। अब इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है ना, ये जंक्शन प्ले करता है, जहां पे ये क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है ना। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम ρ1 ले लेते हैं, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम ρ2 ले लेते हैं, ये वाली ऊंचाई हम ले लेते हैं h1 और ये वाली ऊंचाई हम ले लेते हैं h2। आप एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। आप नोटिस करोगे कि पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर पॉइंट नंबर 2 के प्रेशर से नहीं होगा सेम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टाइप ऑफ लिक्विड, वहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ लिक्विड है, इसीलिए पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे वैलिड नहीं बैठ रहा है, इस प्रेशर एट 1 प्रेशर एट 2 के बराबर नहीं होगा। फिर मैंने एक और पॉइंट ले लिया, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। अगर आप पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 देखो तो देखो पॉइंट नंबर 3 भी ब्लैक कलर वाले लिक्विड में है और पॉइंट नंबर 4 भी ब्लैक कलर वाले लिक्विड में है, ये रेड कलर वाले में नहीं है। जंक्शन के ठीक नीचे, कितना नीचे, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये जंक्शन है ना, इसके ठीक नीचे, कितना नीचे, जितना आप इमेजिन भी नहीं। तो अगर हम पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P3 बराबर P4। इसका रीज़न क्या है P3 बराबर P4 लिखने का? एक ही रीज़न है, एक तो ये लिक्विड भी सेम है, हॉरिजॉन्टल लेवल भी सेम है, इसलिए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में इसका जो प्रेशर होगा इसका प्रेशर बिल्कुल सेम होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे P प्रेशर लिखते हैं। P3 का प्रेशर कितना होगा? ये होगा बेटा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर से P एटमॉस्फेयर लग रहा है, प्लस ये ऊंचाई कितनी है ρ1 g h1। P4 का प्रेशर कितना है? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा और ये ऊंचाई कितनी है ρ2 g h2।
तो P एटमॉस्फेयर से P एटमॉस्फेयर कट गया, ρ1GH1 बराबर आ गया है ρ2GH2। ये G से G कट गया, ये आ गया ρ1H1 बराबर ρ2H2। आज का सबसे पहला फॉर्मूला। एक और पार्ट कि ये जो रो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H है। इसका मतलब की डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका हाइट क्या होगा, कम होगा। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट डेंसिटी ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ 1, क्योंकि हाइट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ 2। अब इससे आपका आंसर भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका आंसर कुछ ऐसे आया जिसके अंदर हाइट ज़्यादा है और आपकी डेंसिटी भी ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया, ρ1H1 बराबर ρ2H2, सही है ना। चलो जल्दी करो, अपन 4 क्वेश्चंस करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 4 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, पानी का लेवल सेम रखा था, फिर जैसे पानी डाल रहे थे उसके बाद भी लेवल क्या था, सेम रह रहा था। हाँ भाई करो आंसर। लाल वाला ऑयल है, ठीक है ना, मैंने दोनों सेम ही कलर का बना दिया था। ऑयल की डेंसिटी निकालनी है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। जीरो 0.9 क्या, केजी मीटर क्यूब या जीरो 0.9 क्या। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लिया है, 1 किस में होता है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में होता है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है। हाँ फिर आंसर सही है। 0.9 आया क्या, 0.9 का मतलब 900 kg पर मीटर क्यूब। अब एनालाइज करिए, आपका आंसर सही है क्या। ऊंचाई ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, तो आपका आंसर सेम है। चलो बाकी भी करिए, आ गया क्या आंसर। ऑयल की हाइट क्या है,
0.1 तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे, ऑयल लिखा हुआ है, तेरे को 0.1 दिखाई दे रहा है क्या? भाई ये किस एंगल से 0.1 लग रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाकी का हुआ क्या जो इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? आ जाओ करते हैं। देख बेटा फॉर्मूला था क्या, ρ1 h1 बराबर ρ2 h2। यहां देखो आप, इधर देख, ये वाली ये ऊंचाई कितनी है? देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये ऊंचाई हो जाएगी 15, 135 प्लस 15 कितनी हो गई है? 150 मिलीमीटर। और ये ऊंचाई कितनी है? 135 मिलीमीटर। तो हम लिखेंगे इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ऑयल कितना है? 150। डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द लिखोगे आंसर केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। उसने 1 लिया है तो उसका आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। हम इसमें कर लेते हैं। हाइट ऑफ वाटर कितना है? 135। जैसे कि आप आंसर बता रहे हो, अगर अपन इसको करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया इसका? 900 केजी पर मीटर क्यूब। और उनका आंसर भी बिल्कुल सही है, ऐसा बात नहीं है कि उनकी आंसर गलत है। ठीक है ना? चलो अगला सवाल करते आ जाओ। YouTube का अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ क्या ये निकालना था डेंसिटी ऑफ द ऑयल। हाँ अरे कैसे पूछ रहे हो? ये पूछ रहे 0.1 लिखा हुआ है। रेडी हो जाओ ये सवाल करने के लिए। इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? मेरे को क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा और बनाने में इसमें काफी टाइम लगता है। हाँ अरे बात मत कर दें यार, फिर मूड खराब हो जाएगा बना। ठीक है देख, और यहाँ पे वाटर, यहाँ पे मर्क्यूरी है ना? ये जो लाल रंग का है ना, लाल रंग का मर्क्यूरी है, ठीक है ना? लाल रंग का मर्क्यूरी है। अब इसके ऊपर भी पानी भर दिया, ठीक है ना? इसके ऊपर भी अपन ने पानी भर दिया, ठीक है ना? अब हम कुछ डायग्राम बनाते हैं, रुक जा। ठीक है, ये ऊंचाई तो है h1, ठीक है ना? ये ऊंचाई h1 है। और रुक जा, अभी मत बनाना, ठीक है? हाँ, और ये ऊंचाई है h2, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये छोटी सी ऊंचाई h1 है और इसको आप h मान लो, ठीक है ना? और ये छोटी सी ऊंचाई कितनी है? h2। मतलब ये आपका जहां से ये मर्क्यूरी का लेवल शुरू हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये आपकी हाइट h2 है, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? ये पूरा यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा वाटर भरा हुआ है, और ये नीचे वाली क्या है? ये नीचे वाली क्या है? मर्क्यूरी। ये छोटी सी हाइट h2 है, ये छोटी सी हाइट h1 है, और ये हाइट कितनी है? h है, ठीक है ना? अब हम आगे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन के अंदर h2 बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें h1 निकालना है। लाल वाला मर्क्यूरी है, काला वाला वाटर है। मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6, मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6, ठीक है ना? चलो
तो निकालो फाइंड H1। हाँ 13.6 बेटा, ठीक है ना। मतलब अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर में लोगे दैट इज 13.6, अगर आप केजी पर मीटर क्यूब में लोगे 13.6 इंटू 10⁻3, ठीक है ना। चलो करो करो, हम इसको और थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं ना। ठीक, अभी तक तो डायग्राम ही नहीं बना मेरा। सही है ना, बिल्कुल क्लियर। आगे आंसर करेगा तब ना आएगा, सोचने से कैसे आ जाएगा? ये सोचने वाला सवाल है क्या? ये करने वाला है ये। कितना आ रहा है? 1 पॉइंट 12.6 सही आंसर है। 12.6 क्या सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और किसी का नहीं आया क्या? अच्छा सवाल है ये बहुत, हाँ सीखने लायक बहुत अच्छा है। अभी भी सोच रहे हैं क्या? इस पे हम इन्वेस्ट करेंगे, 15 मिनट इन्वेस्ट करेंगे। क्या सीखा है अपन ने? सेम हाइट पर सेम लिक्विड के लिए प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना। करे क्या आगे? क्या 12.6 आ रहा है क्या? कहाँ तक पहुंचा है? सीढ़ी पे चढ़ गया इनोवेशन के। हाँ भाई चलो इधर आओ, बस इधर हो गया ना यार, आ जाना चाहिए था। इधर देख, आजा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड के लिए प्रेशर कितना होगा, ठीक है ना। अगर ये वाला पार्ट समझ गए ना तो फिर हो जाएगा मामला सेट, वरना सेट नहीं हो पाएगा। देख बेटा, सबसे पहले ये लिक्विड है ब्लैक वाली ρ1 और ये ऊंचाई है h1। फिर ये लिक्विड है लाल वाली ρ2, इसकी ऊंचाई है h2। फिर अपने पास एक और लिक्विड है ब्लू वाली। वैसे ब्लू कभी देता नहीं है लिखावट, अरे आज दे रहा है। इसकी डेंसिटी है ρ3 और इसकी ऊंचाई है h3, ठीक है ना। अपने को अलग अलग पॉइंट में प्रेशर निकालना है। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3, और ऊपर में प्रेशर लग रहा है P0, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले तो P1 निकालते हैं।
आपका छोटा सा दिमाग बोल रहा होगा P1 बराबर हो जाएगा P0, तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, प्लस ये छोटी सी हाइट ρ1 g h1। कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब अपन आपको P2 लिख के दिखाते हैं। P2 बराबर हो जाएगा, अच्छा देख P2 बराबर क्या हो जाएगा, P0, सही है ना? फिर यहाँ पे एक P1 वाला प्रेशर होगा, ये प्रेशर हो जाएगा ρ1 g h1, इसके लिए P0, इसके लिए ρ1 g h1, और इसके लिए ρ2 g h2। समझ आया? यहाँ से शुरू करेंगे फिर पहुंचे, फिर यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है ना? अब अपन P3 निकाल रहे हैं। P3 पहले यहाँ से शुरू करेंगे P0, फिर यहाँ पे प्रेशर मिल गया ρ1 g h1, फिर यहाँ पे प्रेशर मिल गया ρ2 g h2, फिर यहाँ पे प्रेशर मिल गया ρ3 g h3, और ऐसे करते 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 हम डिफरेंट पॉइंट्स के प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन में आ जा, अगर आप अपने थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कॉमन सेंस से ये पालोगे कि ये सेम लिक्विड की बात की जा रही है, यहाँ पे भी मर्क्यूरी और यहाँ पे भी मर्क्यूरी है। नहीं दिखा क्या मर्क्यूरी? दिख गया ना? तो ये पॉइंट मान लो 1, ये पॉइंट मान लो 2, और लगाते हैं अपन तिगड़म, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, P2। बोलो P1 बराबर P2। अच्छा, यहाँ पे लगा दो P0, तो बेटा P1 बराबर हो जाएगा P0 प्लस, पहले यहाँ तक तो ये हो जाएगा प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू पहली हाइट कितनी आई H1, ठीक है ना? अब थोड़ा और नीचे आ, ये हाइट कितनी है H, फिर यहाँ पे आएगा तो कितना होगा, लिक्विड थोड़ी चेंज हुई है, वही लिक्विड है ना? अपन लिखेंगे ρWgH प्लस, अब और नीचे आई यहाँ पे, अब ये वाली ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई कितनी है H2 प्लस रो वाटर G H2। आप चाहते तो इसको लिख सकते थे, रो वाटर G कॉमन ले लेते और ये टोटल हाइट हो जाती H1 प्लस H प्लस H2। अभी भी वही लिखा हुआ है H1 प्लस H प्लस H2, सही है ना? आगे बढ़े। अब भाई इसको निपटाते हैं, P2 वाले को निपटाते हैं। अब देख P2 बराबर कितना होगा, देख भाई ये हो जाएगा H, और H वाले के लिए कौन सी लिक्विड है, वाटर। ये हो जाएगा H2, H2 वाले के लिए कौन सी लिक्विड है, मर्क्यूरी, Hg। तो यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर लग रहा है P0, कोई समस्या है क्या? यहाँ पे लग रहा है P0, पहले यहाँ से हम इस हाइट पर आएंगे, ठीक है ना? देखो ये निकालने के लिए पहले यहाँ से यहाँ आए थे, फिर यहाँ आए थे, फिर लास्ट में यहाँ पहुँच पाए थे, सही है ना? तो पहले यहाँ से P0 से पहले पहुँचते हैं यहाँ पे H हाइट पर, ये हो गया रो वाटर G H, फिर हम पहुँचेंगे यहाँ पे P2 पर, ये हो जाएगा रो मर्क्यूरी G, ये हो जाएगा रो मर्क्यूरी G, और ये हो जाएगा H2। बताए इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है क्या? एक बार देख ले आराम से तसल्ली से। मैंने यहाँ पे मर्क्यूरी क्यों लिखा, यहाँ पे मर्क्यूरी लिखा क्योंकि ये छोटे से हाइट की बात की जा रही थी। पहले यहाँ पे P0 पकड़ा, P0 पकड़ने के बाद ये लिक्विड कौन सी है, वाटर है, तो रो वाटर GH कर दिया। फिर ये वाली हाइट, फिर ये लिक्विड कौन सी है, मर्क्यूरी है, तो कर दिया रो GH1, रो मर्क्यूरी GH1, सही है ना? आगे बढ़ जाए क्या? हाँ भाई प्रहलाद आगे बढ़ जाए। हाँ तो देख आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो यार मजा आ गया, P0 से P0 निपटा दिया। एक और मजेदार होगी, देख रो WGH से रो WGH भी हट जाएगा, इसीलिए मैंने इसकी आपको बताई नहीं थी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, ये कट। चलो सॉल्व करते हैं। रो वॉट क्या, अरे निकालना क्या था, और दिया क्या हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर की मीटर, तो सेंटीमीटर में रखेंगे। ये दिया हुआ ना, ठीक है। तो बेटा देख रो WGH1 प्लस रो WGH2 बराबर रो मर्क्यूरी GH2। अरे एक और काम हो जाएगा, अरे जी भी कट जाएगा। तो रो मर्क्यूरी H2 माइनस रो वाटर H1 बराबर रो वाटर H2, सही है ना? निकालना क्या था, H1 निकालना था, तो गलत लिख दिया।
तो रो मर्क्यूरी GH2 माइनस रो वाटर H2 बराबर होगा रो वाटर H1। तो देख यहाँ पे H2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है रो मर्क्यूरी माइनस रो वाटर अपॉन में रो वाटर बराबर आ जाएगा H1। अब मेरे को बताते जा क्या क्या है। H2 कितना है 1 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। रो जी कितना है 13.6, बहुत बढ़िया। ये कितना है 1 है, और रो वाटर कितना है 1 है। तो आंसर उसने बिल्कुल सही लिखा है 12.6 सेंटीमीटर। कितना है 12.6 सेंटीमीटर। तो H1 बराबर कितना हो जाएगा 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना प्रैक्टिस के लिए। तो सेम लेवल पर, हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम लिक्विड के लिए प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। ये गर्म वाला तो नहीं है, ठंडा वाला नहीं है क्या? हाँ इस चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बात नहीं, थोड़ी आगे थोड़ी कर लेते हैं ना, फिर कल YouTube का एक और कर लेंगे, ठीक है ना? क्या एक और क्वेश्चन करना है क्या? अरे क्या उसमें वही चीज करेगा रो GH। ठीक है, एक और करा देते हैं। चलो एक और करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ना। अच्छा, मर्क्यूरी कौन से रंग की होती है? कौन से? ब्लैक रंग की होती है क्या? कौन से? कलरलेस रेड होती है क्या मर्क्यूरी? तो सिल्वर होती है क्या? और सन कौन से कलर का होता है? ठीक है, सही बोल रहे हैं, सन वाइट कलर का होता है। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, सही बोल रहा है वो। सन येलो थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी है दोपहर में सन येलो है शाम को ऑरेंज हो गया है। ऐसे नहीं होता है। अरे चुप हो जाना यार। चलो सवाल लिखो डायग्राम बनाने के बाद। डायग्राम बना लेते, मेरे साथ साथ बात कर रहे थे। अच्छा बना लेते क्या?
अरे फिर बात, चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट h, कैलकुलेट, पहले क्वेश्चन लिख लेना, कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट h एट द राइट साइड ऑफ यूट्यूब कॉलम। कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट h एट द राइट साइड ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब को YOU मत लिखना, U लिखना, ठीक है ना। है ना, मेरे ख्याल से ये वाली हाइट बोला है। कैसे करेंगे बेटा? कितना आंसर आ रहा है? 13.9, ठीक है। क्या आते हैं ना? तो आया है ना 17 में, मतलब नहीं, बहुत बार बना हुआ भी आता है। अरे तो नहीं बनाएंगे तो सबको समझ में कैसे आएगा? बनाना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। अभी तक आंसर नहीं आ रहा, क्या हो गया? ज्यादा डिफिकल्ट हो गया क्या? आ गया आंसर? चलो आ जाओ, देख लो कि आपने स्टेप सही किया है कि नहीं। आंसर 30.9 वी विल एक्सेप्ट, ठीक है ना। देखो आपने स्टेप सही किया है, बस आपको स्टेप, अगर आपने स्टेप सही कर लिया होगा ना, आपको फुल मार्क्स यहाँ पे दे दी जाएंगे। देख बेटा, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। देख ये भी मर्क्यूरी में, ये भी मर्क्यूरी में है, तो ये दोनों प्रेशर सेम होगा। क्या यहाँ तक पहुँच गए थे आप? वेरी गुड, चलो फर्स्ट आप सीख चुके हो। ये कितना है बेटा? 15 है, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे रो वाटर इंटू एच वाटर बराबर हो जाएगा रो Hg इंटू HHg, ठीक है ना। इस वाले में हमने ऐसे किया, पिछले वाले में हमने पूरा फॉर्मूला लिखा था। उसका कारण था क्योंकि वहाँ पे लिक्विड का मिक्सचर कर दिया गया था, मर्क्यूरी के ऊपर वाटर डाल दिया गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इस तरफ वाला वाटर है, इस तरफ वाला मर्क्यूरी है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो वाटर की डेंसिटी 1 है और यहाँ पे हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 है। क्या आपने ये स्टेप लिख लिया था? ये हाइट है 15 - h, बस अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है तो सीधा h बराबर 13.9 सेंटीमीटर लिख के आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट लिखिए वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एक्सेलरेशन एंड रोटेशन।
यहां तक कर लिया था क्या? ठीक है, वेरी गुड। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एक्सेलरेशन एंड रोटेशन, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन एंड रोटेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है या एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है? वेरी गुड। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी तो उसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। और कैसे बढ़ता है हम दिखाते हैं। सबने लिख लिया ना इसको? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एक्सेलरेशन एंड रोटेशन, ठीक है ना। देखो पहले देख लो, हम रब करते हैं और दोनों एक साथ लिख देंगे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। क्या है इसके अंदर? लिक्विड भरा हुआ है, और ये इस तरीके से आगे की ओर एक्सेलरेट कर रही है। कहाँ एक्सेलरेट कर रही है? आगे की ओर ए डायरेक्शन, ए एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। आप यहाँ पे 2 पॉइंट चूज करो, एक तो पॉइंट नंबर P1 और एक पॉइंट नंबर P2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है बेटा? x है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? x है। तो हमेशा याद रखना कि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होगा। सो फ्रॉम आवर थ्योरी वी कैन से दैट P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है ना। P2 क्या है? P1 से ज्यादा है, क्योंकि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा P2 बराबर P1 प्लस वहां पे रो क्या था? रो GH, यहाँ पे हो जाएगा रो AX। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले क्या था? रो GH, अब हो जाएगा रो AX। तो जब आप डेल्टा P निकालोगे, डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 बराबर कितना हो जाएगा? रो AX। कितना हो जाएगा बेटा? रो AX, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर पहले रेस्ट पर था, अब आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो। अगर आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो इसका शेप जो होगा ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। इसका शेप कैसे हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। ये एंगल आप मान लो थीटा। अपन 2 पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की ऊंचाई है सरफेस से h1, और पॉइंट नंबर 1 की ऊंचाई है सरफेस से h2, और इनके बीच की दूरी कितनी है? x, ठीक है ना। कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। देख, अगर अपन हाइट के लिए बात करें, सबसे पहले हाइट के लिए बात करें, ठीक है ना। हाइट के लिए प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? हाइट के लिए प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा P, है ना। ये जो हाइट के लिए प्रेशर हो जाएगा ये हो जाएगा रो G H1 माइनस H2। समझ पा रहे हो क्या? ये वाला ये प्रेशर कितना? ये प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो G H1, और ये प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो G H2। अगर आप माइनस करोगे तो H1 माइनस H2 आएगा, ठीक है ना। और अगर अपन एक्सेलरेशन के लिए देखें तो ये फार्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा रो A इंटू एक्स। दोनों को इक्वेट करो, रो G H1 माइनस H2 बराबर हो जाएगा रो A इंटू एक्स। रो से रो कट गया, H1 माइनस H2 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? A बाई G। अगर आप देखो तो ये छोटी सी दूरी हो जाएगी, ये अगर अपन दोबारा यहाँ पे एक एंगल बनाए ना, मतलब अगर अपन यहाँ पे एंगल बनाए तो ये तो है H2 माइनस H1 और ये क्या है? X है। तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बाई बेस ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है A बाई G। मोटी मोटी बात है, याद क्या करना है? याद ही आपको है A बराबर G tan थीटा, ठीक है ना। तो रट लेना, अगर आप इसको एक्सलेट करोगे तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा A बराबर G tan थीटा। और प्रेशर हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है
क्या बोल रहे थे यार, इंक्रीज हो, हाँ कम हो जाता है। प्रेशर हमेशा एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, तो लिख देते हैं प्रेशर इंक्रीजेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। कितना इजी है, कुछ भी नहीं है यार। इच्छा होगी इसको बनाना, इसकी इच्छा होगी मत बनाना, लेकिन ए बराबर जी tan थीटा लिख लेना एटलीस्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे, घूमने के कारण, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। अच्छा बताओ तो घूमेगा तो प्रेशर कहाँ होगा, बढ़ेगा एक्सिस के तरफ या एक्सिस से दूर? क्यों? अरे तो सेंट्रीपिटल एक्सिस के तरफ है, तो सेंट्रीपिटल तो एक्सिस की तरफ है। और हाँ अब देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रेशर इंक्रीजेज ऑपोजिट डायरेक्शन टू एक्सीलरेशन, तो ऑपोजिट जा रहे हैं मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से दूर। हाँ तू सेंट्रीफ्यूगल बोला ना, सेंट्रीफ्यूगल आता ही नहीं अपने को तो सेंट्रीपिटल आता है। हाँ सही है। ये चैप्टर से ज़्यादा बनते नहीं है यार क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा। कितने आते हैं? उससे तो बिल्कुल नहीं बनते यार, सॉलिड से। सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कभी कभी आ जाता है, इस बार भी आ सकता है। क्या? अबे तो 2 दिन ही तो पढ़ाया है। हाँ तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है ना, उसकी थ्योरी क्यों नहीं आएगी? थ्योरी नहीं लिखाएंगे फिर आप बोलोगे कराया नहीं। अब तो हो गया होगा, अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, देखते हैं अगर आज कर लेंगे। पहले घूमने वाला भी करा दें, लेकिन अच्छा अब रोटेशन वाला हेडिंग तो डाली हुई है अपन ने। हाँ हेडिंग तो डाली हुई है। क्या है आप क्वेश्चन, रोटेशन के कारण, ठीक है ना। देखो आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। रोटेशन के कारण क्या होगा, मान ले बेटा ये एक रॉड है और रॉड के अंदर लिक्विड भरी हुई है, ठीक है ना। जस्ट फॉर्मूला मेमोराइज करना है, डेरिवेशन आपका नहीं है ना। डेरिवेशन भी इसका इजी है, एक एलिमेंट लेके करते हैं। मान ले बेटा ये एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना, ओमेगा से घूम रहा है। तो आप खुद ही सोचो क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, अपोजिट टू एक्सेलरेशन। तो अपन ऐसे लिख देंगे प्रेशर इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द एक्सिस, है ना। बिल्कुल इजी है, आपको याद रह जाएगा। मान ले बेटा ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है P1 और ये दूरी है x। तो यहाँ पे सबसे पहले तो P2 P1 से बड़ा है और फॉर्मूला हो जाएगा P2 माइनस P1 या फिर डेल्टा P, ये बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। चलो फटाफट लिख लो, है ना। बाई चांस आ जाए अपन कोई रिस्क नहीं ले सकते।
और लेना भी नहीं चाहिए यार, करियर का सवाल है। फिर आज कितने केस आए देखा क्या? आज हम देखना भूल गए। नहीं, इंडिया में, जयपुर में काउंट, जयपुर में क्या है? 125 हो गए क्या? अरे कब होंगे? 1.5 लाख? 1.5 लाख क्या? 100 बच्चे बिठा रखे थे? 100 बच्चे? कौन सी कोचिंग थी वो? होगी ये रीट्वीट वाली होगी। इनमें मैंने 300, 400 बच्चे बैठते हुए भी देखा पहले। क्या गजब की भीड़ होती है। इंडिया में ना गवर्नमेंट जॉब का क्रेज, आप लोग के घर में भी होगा, गवर्नमेंट जॉब करो, है ना। एक बार मैंने तैयारी शुरू की थी, नहीं आईएएस की तैयारी शुरू की थी, पापा जी ने मना कर दिया। अरे क्या कर रहा है तू, आईएएस करेगा क्या? फिर मैंने बोला पापा जी ने जब इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है, एक बार दिया था मैंने 2018 में एसएससी का एग्जाम, रिजल्ट ही नहीं आया। फिर मेरे को समझ में आ गया। एक्चुअली में क्या है ना, पैशनेट होना पड़ता है, और मेरा पैशन है ही नहीं, जबरदस्ती वाली बात है बस। मेरे को पढ़ाना ही अच्छा लगता है। अगर हम वो भी करते ना तो हम पढ़ाते ही, उसके अंदर पढ़ाते हैं। हम आपके एज से पढ़ा रहे हैं। यहां पे प्रेशर निकालो भाई, ये यहां से खुला है, ये यहाँ नहीं, पानी बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है ना। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऐसे बॉटल में पानी रखना, घुमाना, पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि ये लग रहा है ना इधर में, उसको रोक रहा है पानी, पानी नहीं गिरेगा। एक बूंद भी नहीं, हिम्मत है एक बूंद भी गिर जाए। चलो करो। फाइंड प्रेशर एट एंड बी, लिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है। अरे बहुत इजी है, करो तो। अबे खुला है मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। 3 × 10⁻⁷, 7 कैसे आ गया? 7 आने का कोई कारण है क्या तेरे पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵5 लग रहा है, 10⁵5, तो 7 कैसे लेके आ गया? क्या? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, हाँ उससे भी नहीं आएगा। 2 × 10⁵5, ठीक है। और कोई आंसर? तेरा आंसर सही है, लेकिन थोड़ी सी गलती है उसके अंदर। 2 आंसर भी गलत है। अरे बात नहीं, प्रहलाद आंसर कर। तेरा 2 × 10⁵5 इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि तूने याद करके रखा है डेल्टा, याद करके रखा है P बराबर रो जी एच। तो सवाल ऐसे करता है, P बराबर रो जी एच। मैंने पूछा यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट नहीं लगाएगा क्या? P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच, और तूने क्या है P बराबर रो जी एच। तूने जो निकाला है ना वो गेज प्रेशर है,
हाँ वेरी गुड, 3 इंटू 10 की पावर, अब आया 3 इंटू 10 की पावर 5 की, अभी भी नहीं आया। हाँ इधर देख, यहाँ पे देख, यहाँ देख, यहाँ देख, देख, यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है बेटा, पी नॉट। यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है, पी नॉट। ये तूने लगाया था पी नॉट, ठीक है, ये स्टेप तेरा सही था। यहाँ पी नॉट लग रहा है और हमें यहाँ पे प्रेशर पूछा है। हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो देख कैसे बढ़ेगा, तो पी बी बराबर यहाँ लग रहा है पी नॉट, और घूमने के कारण कितना प्रेशर बढ़ेगा, घूमने के कारण बढ़ेगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्या है ना तूने, एकदम यही स्टेप किया तूने, बिल्कुल सही किया था। पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10 टू द पावर 5, ये लिखा था, ठीक है। प्लस देख हाफ डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना लिखा था तूने, बता 1। अरे 1 कैसे लिख देगा भाई, इसको पास्कल में कर रहा है, इसको 1 लिखेगा क्या, इसको एसआई में कर रहा है, इसको भी एसआई में करना पड़ेगा। कितना है, 10 की पावर 3। ओमेगा है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 2, ये 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये हो गया 10 टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 5। आंसर कितना आ गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 5। ये बताया अपन ने क्या निकाला है, ये निकाला है एब्सोल्यूट प्रेशर, पूरा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एट पी बी, एब्सोल्यूट प्रेशर एट बी इज इक्वल टू 2 इंटू इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 5 पैस्कल। और उसने जो आंसर निकाला था वो निकाला था गेज प्रेशर। अगर अपन गेज प्रेशर निकालेंगे तो गेज प्रेशर क्या था, गेज प्रेशर था डेल्टा पी बी माइनस पी नॉट, तो गेज प्रेशर आएगा आपका पी बी माइनस पी नॉट, ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 पैस्कल। दोनों में आंसर समझ आया, ये है पूरा प्रेशर, और आपने जो निकाला था वो निकाला था गेज प्रेशर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा और टाइम है, एक्सीलरेशन वाला नेक्स्ट डे करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन एक और पॉइंट लिख लेते हैं बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, इजीली हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। वैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने पढ़ा दिया है, वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेफिनेशन या उसका स्टेटमेंट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को पानी में पार्शियली या फुल्ली डाल देंगे, अब थ्रस्ट बॉयंस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। चलो लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज स्पेलिंग लिख लोगे ना, सबसे डिफिकल्ट स्पेलिंग होती है एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर जानते हो ना, पहली बार सुन रहा है क्या एंटरप्रेन्योर? चलो लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लिखिए व्हेनेवर अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, व्हेनेवर अ बॉडी इज partially or completely immersed in a fluid, whenever a body is partially or completely immersed in a fluid, it experiences a thrust, एक्सपीरियंस एन होगा ना, हाँ, एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू, इस अपथ्रस्ट को बॉयंस फोर्स भी कहते थे ना, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, which is equal to weight of the liquid displaced by the body. ठीक है ना। अच्छा अभी कितनी लिक्विड डिस्प्लेस होगी, मान ले पानी का जग है, ठीक है ना, एकदम ऊपर एकदम लबालब भरा हुआ है,
अगर आप उसके अंदर अपना हाथ डाल दोगे तो क्या होगा? पानी क्यों बाहर आ जाएगा? अच्छा, पानी बढ़ जाएगा पानी का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? मैंने अपना हाथ अंदर डाला है, मेरे हाथ अंदर डालने के कारण लिक्विड क्या हुई है? डिस्प्लेस हुई है। तो कितनी लिक्विड डिस्प्लेस होती है? जितना मेरा हाथ अंदर गया है। तो कितनी लिक्विड डिस्प्लेस होगी? जितना मेरा वॉल्यूम अंदर है, तो उतनी ही लिक्विड डिस्प्लेस होती है जितना वॉल्यूम बॉडी का अंदर होता है। ठीक है ना? अब क्या है बेटा? वेट ऑफ द लिक्विड। वेट क्या होता है बेटा? वेट होता है mg। m क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो यही वेट होता है ना? वेट तो यही होता है। तो अपन लिखते हैं, वेट लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। कोई दिक्कत है क्या? किसका वेट डिस्प्लेस हो रहा है? लिक्विड का। तो किसकी डेंसिटी आएगी? लिक्विड की। तो यहाँ लिक्विड की डेंसिटी आएगी। किसका वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है? जितना अंदर गया है, बॉडी जितना अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम आएगा? जितना वॉल्यूम अंदर गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड। और जी तो सबके लिए ही सेम है। इसका एक और फॉर्मूला जो कि बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ये है जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब समझ रहे हो? अगर लिफ्ट में रख के ऊपर लेके जाओगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा G प्लस ए। अगर लिफ्ट में रख के नीचे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा G माइनस ए। एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो G प्लस ए, नीचे होगा तो G माइनस ए। रिटार्डेशन में ऑब्वियसली बात है चीजें बदल जाएगी। अच्छा, बॉडी जब फ्लोट होती है तो उसका अपरेंट वेट कितना होता है? बॉडी फ्लोट होती है मतलब क्या है? कि जो उसका वेट है वो अपथ्रस्ट बैलेंस कर ले रहा है। यही है ना? बॉडी फ्लोट होती है, इसका मतलब उसका जो वेट है वो अपथ्रस्ट क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो फ्लोट का है। ठीक है ना? फ्लोटेशन। बॉडी इज फ्लोटिंग, है ना? बस थोड़ा सा और कर लेते हैं। बॉडी क्या कर रही है बेटा? फ्लोट हो रही है। ठीक है ना? बॉडी फ्लोट हो रही है मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा होगा? बॉडी फ्लोट कैसे हो सकती है? ये नीचे लग रहा होगा mg, आप तैर रहे हो। क्या कर रहे हो? तैर रहे हो। ना तो ऊपर जा रहे हो ना ही नीचे जा रहे हो। क्या हो? इक्विलिब्रियम पे हो। क्या हो? तैर रहे हो। नीचे धरती आपको mg से खींच रही है और ऊपर आपको अपथ्रस्ट क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, तभी तो आप तैर रहे हो। सही बात है ना? नीचे धरती आपको खींच रही है लेकिन ऊपर आपको अपथ्रस्ट लग रहा है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो? तैर रहे हो। अब mg, तो फ्लोट करने के लिए mg बराबर क्या होना चाहिए? अपथ्रस्ट क्या होना चाहिए? mg किसका? mg किसका वेट? मेरा वेट। मेरा वेट आएगा तो किसका डेंसिटी आएगा? मेरा डेंसिटी। तो यहाँ पे आएगा mg होता है रो vg। तो यहाँ पे आएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड और पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड और यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा वॉल्यूम। मेरा वेट है ना, तो मेरे वेट की बात की जा रही है तो वेट बराबर mg, mg बराबर रो वी इंटू जी। अगर मेरे वेट की बात की जा रही है तो मेरी डेंसिटी आएगी और मेरा वॉल्यूम आएगा। इसके अंदर था वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है जितना हम उसको अंदर डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम इनसाइड आया। यहाँ पे किसकी डेंसिटी आएगी? सॉलिड की। यहाँ पे पूरा वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे जी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी। ये जी से जी कट गया। तो देखो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बराबर कितना आ गया है? वी इनसाइड बाई वी। ये है फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा ना उतना ही ज्यादा फ्रैक्शन अंदर रहेगा, इसीलिए टाइटैनिक डूब गई थी। सही है ना? उसका डेंसिटी कितना है? 0.9 है ना बर्फ का, और पानी का 1 है। तो आइसबर्ग का ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे होता है? पानी के अंदर होता है और कम हिस्सा पानी के बाहर होता है। तो उसके लिए वो मर गया था ना हीरो। क्या नाम है उसका? क्या नाम है टाइटैनिक वाले हीरो का?